अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज हम निबोश की जो रिपोर्ट है IG-2 की जो रिपोर्ट है रिस्क असेसमेंट उसके बारे में हम बात करेंगे। हम पहले भी इस पे वीडियोस बना चुके हैं, तो हम मेन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि मतलब हैज़र्ड कैटेगरी जो है हम उसके बारे में बात करेंगे, उसको किस तरह लिखना है। ये मैं जो रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ ये मेरी खुद की बनाई हुई रिपोर्ट है, जो कि मैंने जो है एग्ज़ाम मतलब जब निबोश के एग्ज़ाम हुए थे तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये रिपोर्ट जो है वो पास हुई है, क्लियर हुई है। ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक वगैरह गलती नहीं इन्होंने नहीं निकाली। ठीक है, तो ये क्वालिफाइड कैंडिडेट की रिपोर्ट है। ठीक है, मेरी अपनी खुद की बनाई हुई रिपोर्ट है और मैं इसमें पास हुआ था। ये आपसे मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ठीक है कि ताकि आपको इसमें हेल्प मिले। ठीक है, आप रिपोर्ट बना सकें क्या क्या चीज़ें मैंने लिखी जिनकी वजह से मुझे मतलब सक्सेसफुली मैंने ये पास कर ली निबोश की जो रिपोर्ट है, और एग्ज़ाम भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम हैज़र्ड कैटेगरी जो है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे पहले। तो पहला हैज़र्ड हमने देख लिया था। टोटल हमने 14 हैज़र्ड तकरीबन लिखने होते हैं। ठीक है, लेकिन निबोश कहता है कि अगर आप टोटल मतलब कि 10 लिखने होते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 से लेके आप 12 तक लिख सकते हैं, 13 तक लिख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने जो है वो हैज़र्ड लिखने हैं। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम हम 12-13 हैज़र्ड लिख लेना तो इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर आप इतने हैज़र्ड लिखेंगे, 12-13 हैज़र्ड लिखेंगे, कि तो अगर आपका कोई एक हैज़र्ड जो है वो अगर गलत भी होता है तो वो निबोश जो है इसको इग्नोर कर देगा और आपको मतलब पास कर। अगर आप 10 सिर्फ लिखेंगे तो आपके फ़ेल होने के या रेफ़र होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो मैक्सिमम जो है आपने 11 से लेके 10 से लेके तकरीबन 10 से नीचे नीचे नहीं लिखने। आपने टोटल जो हैज़र्ड लिखने हैं वो लिखने हैं 12 या 13। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ऑफ कोर्स मैंने वेयर हाउस पे रिपोर्ट बनाई थी, तो सबसे पहले मैंने लिखा कि वेयर हाउस में मैंने स्लिप्स एंड ट्रिप्स जो है ये हैज़र्ड मैंने कंक्लूड किया। जो ये वाला एरिया है सबसे पहले इसको देखना होता है। ऊपर लिखा होता है हैज़र्ड कैटेगरी एंड हैज़र्ड, मतलब आपने वहाँ पे जिस पे भी आप रिपोर्ट बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पे बना रहे हैं, वेयर हाउस पे बना रहे हैं, टेक्सटाइल मिल पे बना रहे हैं, फूड फैक्ट्री पे बना रहे हैं, जिस पे भी आप हॉस्पिटल पे जिस पे भी आप रिपोर्ट बना रहे हैं, आपने सबसे पहले वहाँ पे ये नोटिस करना है कि वहाँ पे खतरे कौन कौन से हैं। गूगल कर लें, सर्च कर लें, या आपको मैं बताऊंगा। व्हाट्सएप मेरा कॉन्टैक्ट दिया गया है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह पूरी हेल्प करूंगा। ये नहीं आपको फ़ील होगा कि ये हमारे साथ कोई ऐसा वैसा मतलब हो रहा है, ये हमें समझा नहीं रहा। मैं आपकी बात ध्यान से सुनूंगा और आपको पूरी मदद जितना मुझसे हो सका मैं हेल्प करूंगा। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आप जिस पे रिपोर्ट बना रहे हैं ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, आप किस पे रिपोर्ट बनाना चाहते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, अब वहाँ पे कैसे खतरे हो सकते हैं, हैज़र्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, फिर आगे वो वाले हैज़र्ड आपने लिखने हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपने किस पे रिपोर्ट बनाई है। आपने वो हैज़र्ड लिखने हैं रिपोर्ट में जो इनका मतलब कि इंटरनेशनली तौर पे ILO और HSE जो गोव्ट है UK, तो उसमें उसका रेफरेंस वगैरह उसके कोड्स ऑफ प्रैक्टिस वगैरह दिए हों आपने उस पर रिपोर्ट बनानी है, वो हैज़र्ड लिखने हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि आपने कोई ऐसा हैज़र्ड लिख दिया जिस पे अगर आप जस्टिफिकेशन 1 2 3 में अगर आप नीचे मतलब रिपोर्ट का नीचे वाला पार्ट भी है ना, कि जिसमें जस्टिफिकेशन हैज़र्ड की करनी होती है कि जो सबसे ज़्यादा खतरा होता है ना, बड़ा खतरा होता है, जैसे आग का, इलेक्ट्रिसिटी का वगैरह वगैरह। निबोश का जो क्राइटेरिया है वो ये रिक्वायर्ड करता है कि आप जो जस्टिफिकेशन 1 2 3 है उसमें वो हैज़र्ड लिखें जिनका सबसे ज़्यादा खतरा होता है, जिनसे सबसे ज़्यादा बंदे का नुकसान हो सकता है, फैक्ट्री का नुकसान हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो सकता है। आपने उस पर रिपोर्ट मतलब वो जस्टिफिकेशन में लिखना है। जैसे सबसे ज़्यादा खतरा होता है आग से, इलेक्ट्रिसिटी से होता है, और इसके अलावा क्या आग से हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से हो सकता है, और जो मिनिमम है जिससे ज़्यादा मतलब कि ख़तरा हो सकता है हाइट है। मतलब हाइट से भी ख़तरा जो है ये भी एक मतलब कि एक बिग कैटेगरी है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो रिपोर्ट हमने मज़ीद वीडियो भी बनानी है। ठीक है, ये तो अभी हमने छोटी सी एक बात डिस्कस की है। आपको रिपोर्ट के बारे में इंशाल्लाह ऐसे समझा दूंगा, मैं क्लियर कर दूंगा कि आपको रिपोर्ट आपका जहाँ से आप जिस अदारे से कर रहे हैं इतनी उन्होंने भी नहीं समझाई होगी जितनी मैं आपको अच्छे से क्लियर समझाऊंगा। ठीक है, इससे ये होता है कि मेरा भी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा, और ये है कि बंदे के जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो इस तरह इंप्रूव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात होगी कि हैज़र्ड का कौन कौन से लिखने हैं वगैरह वगैरह। 11 हैज़र्ड लिखने हैं टोटल। ठीक है, और वो हैज़र्ड लिखने हैं जिनके वाकई मतलब इंटरनेशनली तौर पे HSE और ILO में उनके रेफरेंस, उनके कोड्स ऑफ प्रैक्टिस मतलब उनके प्रूफ वगैरह दिए हुए हों। हाँ, जिस तरह आग है, आग पे HSE गवर्नमेंट ने भी रूल बनाए हुए हैं, ILO ने भी आग के बारे में अपनी वो सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, डिटेल्स दी हुई हैं। तो इस बारे में रिपोर्ट में हैज़र्ड जो कैटेगरी है वो इस तरह फिल अप करनी है आपने।
तो हमने पहले दिन जो मतलब कि हमने जो वीडियो जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने हैज़र्ड जो मैंने वेयर हाउस पे रिपोर्ट बनाई है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर मैंने वो हैज़र्ड मतलब कि वही हैज़र्ड मैंने उसमें कैटेगरी में लिखना था। तो एक जो हैज़र्ड है हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 कैटेगरीज़ लिख सकते हैं। मैंने पहले जो हैज़र्ड लिखा था स्लिप्स एंड ट्रिप्स में, उसमें मैंने लिखा था वेट फ्लोर वगैरह सरफेस वगैरह पे मैंने लिखा था, ठीक है। अब स्लिप्स एंड ट्रिप्स का दूसरा पार्ट मैंने वो देखें जिस तरह मैंने ये लिखा हुआ है स्लिप्स एंड ट्रिप्स का ये, तो ट्रेलिंग केबल्स हैं होता है ना, मतलब कि जो केबल्स बिखरी होती हैं फूड स्टाफ आइटम्स, मतलब जैसे वेयर हाउस में खाने की अशिया मतलब स्टोर की जाती है, तो वहाँ पे डिब्बे हो सकते हैं, वेस्ट मटेरियल हो सकता है, वहाँ पे टेप वगैरह बिखरी हो सकती है, लूप्स पैलेट्स वगैरह, जो पैलेट्स वो होती हैं जिन पे वो सामान वगैरह रखा जाता है, बॉक्सेस वगैरह, ठीक है। तो आपने वो हैज़र्ड, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता तो मैंने फिर यहाँ पे ट्रेलिंग एंड केबल्स मैंने वो लिख देना था कि वहाँ पे जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन वाली साइट पे तो ज़ाहिर सी बात है कि कंस्ट्रक्शन वाली जो होता है, कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हो रही होती है वहाँ पे तो क्यों केबल्स वगैरह बिखरी होती हैं, जैसे कुछ मशीनें ऐसी होती हैं वहाँ पे जिनको चलाने के लिए मतलब कि बिजली से चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से वो चलाई जाती हैं, तो वहाँ पे भी डिफरेंट हैज़र्ड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैं आपको वीडियो में जो अच्छी तरह मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, किस तरह रिपोर्ट बनानी है। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे पास ये जो रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रिपोर्ट मेरे पास व्हाट्सएप पे PDF फॉर्म में मौजूद है, आप मुझसे वहाँ पे ये रिपोर्ट ले सकते हैं समझने के लिए कि किस तरह मैंने ये रिपोर्ट बनाई और मेरी फिर किस तरह मैं पास हुआ, क्योंकि निबोश वाले उस चेकिंग उनकी सख्त होती है, हार्ड मतलब टाइप की होती है, तो वो इसलिए ध्यान से चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो पहला मैंने लिखा स्लिप सेंटर, इसमें मैंने लिखा ट्रेलिंग केबल्स फूड स्टॉक आइटम्स, इसके मतलब ये बॉक्सेस वगैरह, ये मतलब वहाँ पे हैज़र्ड मैंने लिखा, मैंने बोल्ड करके लिखा, यही इसका फ़ायदा होता है। स्लिप्स एंड ट्रिप्स लिखा, नीचे वो लिखा कौन कौन से खतरे हैं ये मैंने लिखे, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, मतलब इस हैज़र्ड से, इस खतरे से कौन कौन ज़ख्मी हो सकता है। मैंने लिखा वेयर हाउस में मौजूद तमाम मलबा इससे ज़ख्मी हो सकता है, और स्टाफ इन द वेयर हाउस मतलब इसमें सब जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, मज़दूर, हर बंदा वहाँ पे ज़ख्मी हो सकता है इससे। फिर आगे लिखा हुआ है मैंने फिर आगे लिखा हुआ है व्हाट आर यू ऑलरेडी डूइंग, तो यहाँ पे मैंने वो वाले मतलब लिखना है प्रेजेंट जो कंट्रोल मेजर्स हैं, मतलब वो वाली चीज़ें यहाँ पे लिखनी है जो कंपनी ने वहाँ पे वर्कर्स के लिए ऑलरेडी सेफ्टी की जो PPEs हैं वो चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की हुई। तो मैंने लिखा वहाँ पे जो है ना, मतलब कि जो बिखरा पड़ा या ख़राब, मैंने लिखा, तो यहाँ पे मैंने वहाँ पे ये लिखना चाह इस एरिया में ये चीज़ें लिखी, व्हाट आर यू, इसमें वो लिखनी है चीज़ें जिसमें कंपनी ने ऑलरेडी वर्कर्स की सेफ्टी के लिए वहाँ पे वो प्रोवाइड की हुई हों चीज़ें, जैसे PPEs सेफ्टी शूज़ हैं, ठीक है। सेफ्टी मैंने लिखा कि ऑल रिफ्लेक्टिव टेप इज़ आल्सो प्रोवाइडेड विच हाईलाइट प्रॉब्लम, मैंने लिखा कि वहाँ पे ना एक मतलब रिफ्लेक्टिव, पता है ना जब हादसा हो जाता है वहाँ पे एक रिफ्लेक्टिव टेप जो है ना वो लगा देते हैं ताकि यहाँ पे इस एरिया में कोई बंदा दाखिल ना हो, क्योंकि ये खतरे वाला एरिया है। तो इस तरह मैंने कहा कि वहाँ पे एक रिफ्लेक्टिव टेप थी। इसके अलावा मैंने देखा PPEs एंड पिक हुक प्रोवाइड फॉर हैंडलिंग पैलेट्स, मैंने वहाँ पे ये भी लिखा कि वहाँ पे PPEs वगैरह दिए हुए थे वर्कर्स की सेफ्टी के लिए, ग्लव्स वगैरह और जो वर्कर्स की सेफ्टी के लिए होती है ना चीज़ें, हेलमेट वगैरह होती है, सेफ्टी जैकेट होती है, ग्लासेस, हर चीज़ मतलब वहाँ पे भी दी हुई थी। और पिक अप हुड जो है वो दिया गया था, जो पैलेट्स होती हैं जो उनको ठिकाने लगाने के लिए। आगे मैंने लिखा व्हाट फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड, मतलब और क्या क्या कंपनी को इस चीज़ के बारे में करना चाहिए। मैंने लिखा देयर शुड बी एक्स्ट्रा ट्रैश कैन टू पिक अप ट्रैश लाइक एम्प्टी बॉक्सेस, मैंने कहा कि वहाँ पे ना एक जो होती है ना कूड़ा दान वाली टोकरी होती है जो, वो एक अलहदा होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है, जिसमें ये जो फालतू वेस्ट मटेरियल है वो वहाँ पे उसमें डाला जाए, ताकि ये जो बिखरा हुआ मतलब कूड़ा करकट होता है, बॉक्सेस होते हैं कॉटन के, ये रुकावट का बाइस ना बने वर्कर्स के लिए। मैंने फिर लिखा एडुकेट लाइटनिंग, मैंने कहा कि वहाँ पे ना अच्छी तरह लाइटनिंग का सिस्टम होना चाहिए अच्छी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होगी किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ पे वर्कर्स के लिए आसानी होगी। अचानक लोड शेडिंग हो सकती है और हादसा हो सकता है, क्योंकि वेयर हाउस है तो इस पे ये है कि फोर्क लिफ्ट और काफ़ी मशीनें चल रही होती हैं, तो वो अचानक रुकेंगी लोड शेडिंग से तो क्या होगा, तो ये है कि नुकसान होगा ना, एक्सीडेंट हो सकता है। फिर आगे मैंने लिखा देयर शुड बी डेली एक्सपेक्शन टू सी इफ़ देयर एनी केबल्स, मैंने कहा वहाँ पे काम की रोज़ाना मॉइनिंग मतलब कि इंस्पेक्शन होनी चाहिए, मुआयना होना चाहिए कि वहाँ पे कोई गंद वगैरह तो नहीं पड़ा वेयर हाउस में जिससे कोई वर्कर स्लिप हो सकता है, गिर सकता है, ठीक है। फिर आगे मैंने टाइम स्केल लिखा, टाइम स्केल फॉर फर्दर एक्शन, यहाँ पे आपने टाइम स्केल लिखना है कि इस एक्शन के लिए कितना टाइम, मैंने लिखा 2 दिन पहले के लिए। फिर आगे ID को लाइटनिंग के लिए फिर मैंने लिखा 5 दिन। इंस्पेक्शन के बारे जो लास्ट है इस पर मैंने लिखा डेली इंस्पेक्शन होनी चाहिए। फिर आके मैंने लिखा कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तो मैंने लिखा वेयर हाउस मैनेजर इसके लिए मैनेजर जिम्मेदार है।